दोस्तों एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप लोगों के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 की जो नई नोटिफिकेशन आई है, इसमें सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सिलेबस के अंदर इसको डाला गया है। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो इसका अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उसको भी निश्चित रूप से देख लीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्लास को हम लोग इसमें शुरू करते हैं और ये पार्ट 3 है। इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे पहली बार आए तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम लोग इस वीडियो में आज उदारवादी चरण के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा जो भी था उदारवादी चरण के पहले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। उदारवादी चरण की बात करें, उदारवादी चरण, इस चरण में कांग्रेस उदारवादी नीतियों यानी उदारवादी नेता के विचारों पर कार्य कर रही थी। उदारवादी क्या हुआ, यानी कि एकदम शांतिपूर्वक प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी भी चीजों को मांग करना, ये उदारवादी के अंदर है। इसमें से क्या क्या हो रहा था, देखिए, आवेदन प्रतिवेदन की नीति में विश्वास करते थे। ये उदारवादी नेता जो थे किस पर विश्वास करते थे, आवेदन प्रतिवेदन की नीति पर विश्वास करते थे। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आवेदन प्रतिवेदन की नीति पर विश्वास करते थे किस प्रकार के लोग। तो उसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया रहेगा, उदारवादी नेता, उग्रवादी नेता, या इस टाइप का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग आंसर करेंगे उदारवादी नेता आवेदन प्रतिवेदन की नीति में विश्वास करते थे। नंबर 2 में था प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र तथा प्रतिवेदनों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक रियायतें प्राप्त करने की कोशिश करते थे। किसी भी चीजों की मांग करना होता था, किसी भी चीजों के लिए सरकार को बताना होता था, उसके लिए प्रार्थना पत्र या स्मरण पत्र का माध्यम लिया जाता था। इन्हीं माध्यम, इन सभी चीजों को देखते हुए ही इनको उदारवादी के रूप में संज्ञा दी गई। आगे बात करते हैं, ये सभी उदारवादी नेता शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाने पर बल देते थे। अभी पीछे ही बताएं, ये सभी उदारवादी नेता किस पर बल देते थे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाने पर बल देते थे। जनता से इसकी दूरी थी, जनता से इनकी दूरी थी, जनता के ये लोग पिछड़ा मानते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, जनता को ये लोग पिछड़ा मानते थे। ये भी एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिला है। आगे बात करें, आबादी का अधिकांश अज्ञानी है, सनातनी भावों से चिपका है और किसी भी प्रकार के परिवर्तनों को समझने में असमर्थ है। ये कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले का। ये कथन किनका है, और ये भी एग्जाम में देखने के लिए सवाल मिला हुआ, इसीलिए इसको हम आप लोगों के बीच लाए हैं। ये कथन किसका है, कथन है आबादी का अधिकांश अज्ञानी है, सनातनी भावों से चिपका है और किसी भी प्रकार के परिवर्तनों को समझने में असमर्थ है। ये कथन गोपाल कृष्ण गोखले का है। आगे बात करें, ये लोग यानी कि उदारवादी लोग, ये लोग भारत में ब्रिटिश शासन के विरोधी नहीं थे, बल्कि भारत में ब्रिटिश शासन की प्रकृति के विरोधी थे। यानी ब्रिटिश शासन का विरोधी नहीं था, बल्कि ब्रिटेन शासन के अंदर जितने अफसर थे, यानी अफसर लोग, यानी अधिकारी लोग, वो अधिकारी भ्रष्ट थे। इनका कहना उदारवादी लोगों का, ये लोग भारत में ब्रिटिश शासन के विरोधी नहीं थे, बल्कि भारत में ब्रिटिश शासन की प्रकृति, और ये प्रकृति किनके लिए है, अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारियों के लिए, वो शासन की प्रकृति विरोधी थे। आगे बात करें, इंग्लैंड से हमें पथ प्रदर्शन की आशा है और इंग्लैंड हमारा राजनीतिक नेता है। देखिए ये भी कथन है, और ये कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा, ये कथन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है, इंग्लैंड से हमें पता है, हमें पथ प्रदर्शन की आशा, इंग्लैंड से हमें पथ प्रदर्शन की आशा है और इंग्लैंड हमारा राजनीतिक नेता। ये बात किसने कही थी, तो ध्यान रखिएगा, ये बात कही थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आगे बात करें, इनका मानना है यदि भारत का सही चित्र ब्रिटिश जनमत के सामने रखा जाएगा तो स्वयं ब्रिटिश ही सुधार के लिए कदम उठाएगी। ये उद्देश्य किसका था, तो ध्यान रखिएगा, ये बात कही थी दादा भाई नेरोजी ने, DBN, दादा भाई नेरोजी ने कहा था। दादा भाई नेरोजी ने एक और कथन दिया था, जिसका क्या क्या कहा था, इनका मानना है यदि भारत का सही चित्र ब्रिटिश जनमत के सामने रखा जाएगा तो स्वयं ब्रिटिश ही सुधार के लिए कदम उठाएगी। ये उद्देश्य है किसका, तो दादा भाई नेरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसी दादा भाई नेरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में करता है, कहाँ पर, लंदन में। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना
दादा भाई नेरोजी के द्वारा 1866 में, और कहाँ पर किया था, तो लंदन के अंदर। आगे बात करें, आगे है भारतीय जनता का एक राष्ट्र के रूप में गठन होना चाहिए। भारतीय जनता का एक राष्ट्र के रूप में गठन होना चाहिए, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया। भारतीय जनता का एक राष्ट्र के रूप में गठन होना चाहिए, ये बात किसने कही, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कही। देखिए इसमें कहा गया, जिस दिन पूरा भारत प्रेम सद्भाव सम्मान के तीन बंधनों से, उन बंधनों से जुड़ जाएगा, या सॉरी ये तीन बंधन से, कौन कौन बंधन है, प्रेम सद्भाव और सम्मान के तीन बंधनों से जुड़ जाएगा, उस दिन भारत की महानता पहचान की जाएगी। ये तीन बंधन में ध्यान रखिएगा, प्रेम सद्भाव और सम्मान, ये तीनों बंधन से जिस दिन भारत के लोग जुड़ जाएंगे, उस दिन भारत की महानता पहचान की जाएगी विश्व में। आगे बात करें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में किया था। कब किया था, 1876 में। तो ये भी पीछे कल बताए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में किया था और 1876 में किया था। और इसी इंडियन एसोसिएशन के द्वारा भारत के अंदर दो कॉन्फ्रेंस किया गया था, यानी दो राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था। दो राष्ट्रीय सम्मेलन में पहला सम्मेलन जो था वो 1883 में कोलकाता के अंदर किया गया था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता आनंद मोहन बसु के द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। और दूसरा सम्मेलन, दूसरा कॉन्फ्रेंस जो किया गया था वो कोलकाता के अंदर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये दोनों ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कोलकाता में, और कब किया गया, 1876। और इसी इंडियन एसोसिएशन की के द्वारा दो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इसी राष्ट्रीय सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस भी बोलेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस। कितने किए गए थे, दो किए गए थे, एक 1813 में, सॉरी 1883 में, और ये कोलकाता में, और इसके अध्यक्ष थे आनंद मोहन बोस। और दूसरा जो हुआ था वो 1885 में हुआ था, और ये भी कोलकाता के अंदर हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आगे हम लोग बात कर ले, कौन कौन से नेता थे, प्रमुख नेता थे जो नरमपंथी थे, यानी उदारवादी नेता थे, प्रमुख नेता। तो इसमें सबसे पहला नाम याद रखिएगा, दादा भाई नेरोजी। उदारवादी नेता में सबसे प्रमुख दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये प्रमुख नेता थे जो उदारवादी दल के थे, ध्यान रखिएगा। उसमें से दादा भाई नेरोजी ने अपने देश में जो प्रमुख काम किए वो क्या क्या किया, दादा भाई नेरोजी एक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक के साथ साथ में ये पत्रकार भी थे, पत्रकार के साथ साथ में ये अर्थशास्त्री भी थे। तो इस तरह से दादा भाई नेरोजी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें दादा भाई नेरोजी एक समाज सुधारक के रूप में अगर इनको देखते हैं, तो दादा भाई नेरोजी ने समाज सुधारक के रूप में कौन कौन से कार्य किए थे। तो सबसे पहला याद रखेंगे, दादा भाई नेरोजी समाज सुधारक के रूप में रहनुमा ए मजराय शान, याद रखिएगा, रहनुमाए ए मजराय शान ये चलाया था कब, 1851 ईस्वी में। रहनुमा ए मजराय शान, इस ये पारसी धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, पारसी धर्म, पारसी धर्म के लोगों को बुराई को अच्छाई से ढकने के लिए एक एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है रहनुमा ए मजराई शान। और ये कब चलाया था, 1851 में। और इस आंदोलन का प्रभाव पारसी समाज पर बहुत ज्यादा पड़ा था। और ध्यान रखिएगा, रहनुमा ए मजराई शान के संस्थापक दादा भाई नौरोजी, और कब किया था, 1851 में। और अगला जो है, इसमें हेल्प जो किया था फरदौन जी नेरोजी ने और मिस्टर कामा ने। तो ध्यान रखिएगा, रहनुमा ए मजराय शान के स्थापना में किसने सहयोग किया था, फरदौन जी नेरोजी और मिस्टर कामा के द्वारा। आगे बात करें, 1854 में रस्त गफ्तार पत्रिका की शुरुआत किया था। रस्त गफ्तार, ये भी इंपॉर्टेंट है। रस्त गफ्तार पत्रिका का प्रकाशन 1854 में दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था, और इसका भी उद्देश्य था पारसी समाज को सुधारना। पारसी समाज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से रस्त गुप्तार पत्रिका का शुरुआत 1854 में दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नेरोजी के द्वारा रस्त गुप्तार पत्रिका की शुरुआत 1854 में किया था। आगे अगर हम लोग बात कर ले, दादा भाई नेरोजी को एक अर्थशास्त्री के रूप में किस प्रकार से
देखेंगे दादा भाई नेरोजी एक अर्थशास्त्री के रूप में किस प्रकार से देखेंगे? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण करने वाले पहले भारतीय हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न देखने के लिए मिला है कि भारत में पहली बार सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। और उन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय में 20 रुपया प्रति सालाना का हिसाब से इन्होंने ये प्रकाशित करवाया था। भारत में प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने 1867 और 68 में। दादा भाई नेरोजी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये देखने के लिए मिला है, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1901 में। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का प्रकाशन 1901 में होता है। और इसके अंदर क्या लिखा गया है? तो इसके अंदर गरीबी और विदेशी रास्ता किस प्रकार से विदेशी शासन के प्रति घृणा करते हैं, इन सभी चीजों को इस पुस्तक के अंदर लिखा गया। गरीबी, पावर्टी मतलब गरीबी, और विदेशी रास्ता के बारे में इसके अंदर लिखा गया है। विदेशी शासन के प्रति किस प्रकार से भारत के लोग यहाँ पर घृणा करते हैं, उसी के बारे में इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के अंदर लिखा गया। इसका प्रकाशन 1901 के अंदर। आगे हम लोग बात कर लें, दादा भाई नेरोजी को राजनेता के रूप में किस प्रकार से जानते हैं? तो राजनेता की बात करें, दादा भाई नेरोजी को एक राजनेता के रूप में किस प्रकार से जानते हैं? तो दादा भाई नेरोजी, सबसे पहले ये जान लीजिए कि दादा भाई नेरोजी ने ही कांग्रेस का नामकरण किया था। नामांकन किसने किया था? कांग्रेस। जिस समय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उस समय कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नामकरण इसी दादा भाई नेरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में किया था। और ध्यान रखिएगा, दादा भाई नेरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी कितनी बार बने हैं? 3 बार। फर्स्ट टाइम में जो पहली बार बनाया था वो 1886 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया इन्होंने। उसके बाद 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया। उसके बाद 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया। आगे बात करें, लंदन यानी ब्रिटेन के अंदर ही दादा भाई नेरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। दोस्तों अभी हम लोग पीछे जो पढ़े वो इंडियन एसोसिएशन था, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। जबकि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा दोस्तों कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नेरोजी के द्वारा। कहां पर? तो ये भी ध्यान रखिएगा, लंदन में। और आपसे सवाल पूछा जाए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आगे बात करें, दादा भाई नेरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत दिया था, जो 1867 ईस्वी में दिया था। धन निकासी का सिद्धांत यानी धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नेरोजी ने 1867 ईस्वी में। और ये भी धन निष्कासन का सिद्धांत जो दिया था वो भी कहां पर दिया था? लंदन के अंदर दिया था। ये भी ध्यान रखेंगे, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेरोजी ने कहां पर दिया था? तो लंदन में। और इसका माध्यम था क्या था? तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक। इसका माध्यम किस रूप में किया गया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक के रूप में। आगे बात करें, आर्थिक उदारवादी का चरण यानी उदारवादी का जो चरण है 1885 से 1905 ईस्वी का जो अवधि है, इसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर उदारवादी का चरण के रूप में पढ़ते हैं। और इसी उदारवादी चरण को हम लोग आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण भी कहते हैं। ये एग्जाम में छपा गया सवाल है, पूछा गया था आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण कब से कब तक है। ये एग्जाम बीपीएससी का सवाल पूछा गया था, आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण। तो ध्यान रखिएगा 1885 से लेके 1905 ईस्वी का जो अवधि है, इसको हम लोग आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण के नाम से भी जानते हैं। आगे बात कर लेते हैं 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में ये कोलकाता के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? कोलकाता में।
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था रहीमतुल्लाह सयानी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। इसी अधिवेशन में अभी जो थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े, दादा भाई नेरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत जो दिया था, उस धन निष्कासन के सिद्धांत को इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में, यानी 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी के द्वारा धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था। तो सवाल पूछा गया है, दादा भाई नेरोजी के द्वारा धन निष्कासन के सिद्धांत को किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। साथ में दूसरा एक काम हुआ था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, सर्वप्रथम वंदे मातरम, याद रखिएगा, सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत गाया गया था। ये भी सवाल छपा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत या वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत को, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम की बात करें, इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा था आनंद मठ, और इसी आनंद मठ के अंदर इन्होंने वंदे मातरम को लिखा था। आनंद मठ का कब प्रकाशित किया गया था? 1875 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये आनंद मठ लिखा कब गया था? तो बंगाल में सन्यासी विद्रोह के समय में लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, आनंद मठ, ये जो आनंद मठ लिखा गया था, बंगाल में एक विद्रोह हो रहा था और इस विद्रोह का नाम है सन्यासी विद्रोह। इसी सन्यासी विद्रोह के समय में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ लिखा गया, और इसी आनंद मठ के अंदर में वंदे मातरम लिखा गया था। और ये वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और एक सवाल यहाँ पर बनता है दोस्तों, इसको पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 में गाया तो गया था, ठीक, लेकिन सर्वप्रथम गाया किसने था? ये गान जो वंदे मातरम गाया था, ये किसने गाया था? तो ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। सर्वप्रथम 1896 के कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम को किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। आगे बात करें, दादा भाई नेरोजी पहले भारतीय या पहले एशियाई है। दादा भाई नेरोजी पहले भारतीय या पहले एशियाई है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय या पहले एशियाई पूछा जाए तो दादा भाई नेरोजी थे। और दादा भाई नेरोजी सदस्य ये जो बने थे, ये चुनाव जीत कर आए थे। 1892 में उदारवादी या लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य में चुनाव जीतकर ये आए थे। कहां से ये चुनाव जीते थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, फिन्सबरी से चुनाव जीते थे। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के फिन्सबरी से उदारवादी या लिबरल पार्टी से चुनाव लड़कर ये चुनाव जीता और 1892 में हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय या पहले एशियाई बने। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, सबसे पहला ही इसका याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसी गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था। और ये कहां पर किया गया था? तो पूना के अंदर, पूना महाराष्ट्र में है। इसी पूना के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन इसके सहयोगी भी थे। कौन कौन सहयोगी थे? तो ध्यान रखिएगा, MC सीतलवाड़, VN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तीनों लोग इनके सहयोगी थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर रहे थे समय। सहयोगी कौन कौन? MC सीतलवाड़, VN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगर गोपाल कृष्ण गोखले की आगे बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के समर्थन में दक्षिण अफ्रीका गए।
तो ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी ने 1906 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह शुरू किया था और इसी सत्याग्रह से संबंधित गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहीं पर गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी बनाए थे। तो इस तरह से याद रखिएगा, गांधी जी के समर्थन में दक्षिण अफ्रीका गए 1906 के अंदर। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले की आगे बात करें तो 1913 में भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करने से संबंधित एक विधेयक प्रस्तुत किया था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि 1913 में भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करने से संबंधित एक विधेयक प्रस्तुत किया था, लेकिन ये विधेयक पास नहीं हो पाया। आगे हम लोग बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक बंगाली भाषा में, बंगाली पत्रिका का ही नाम है बंगाली, और ये बंगाली अंग्रेजी भाषा का पत्रिका था। तो ध्यान रखिएगा, पत्रिका का नाम है बंगाली और ये बंगाली पत्रिका किस भाषा में छपता था? अंग्रेजी भाषा में छपता था। इसका प्रकाशन किसने करवाया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आगे बात करें, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक का नाम है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक की रचना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक की रचना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। आगे बात करते हैं आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस की परीक्षा 1869 में परीक्षा पास किया एवं अधिकारी बना। दोस्तों आपको सवाल पूछा जाएगा, भारत की ओर से पहले सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय, तो अगर पास करने वाले अगर पूछा जाए तो दोस्तों आंसर करेंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और आपसे सवाल पूछा जाए आईसीएस की अधिकारी बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? यही सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 1869 ईस्वी में परीक्षा पास किया एवं अधिकारी बने थे। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईसीएस अधिकारी बनने वाले पहले भारतीय थे, जबकि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो दोनों अलग अलग सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनको आईसीएस अधिकारी के रूप में 1874 से हटा दिया गया था। आईसीएस अधिकारी के रूप से इनको, यानी आईसीएस अधिकारी जो थे 1869 में ये बने थे, 1874 में आईसीएस अधिकारी के रूप में इनको हटा दिया, यानी इनको बर्खास्त किया गया था। इसी समय इन्होंने 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सिविल सर्विस आंदोलन चलाया। ध्यान रखिएगा, जब इनको 1874 ईस्वी में आईसीएस अधिकारी के रूप में हटा दिया था, तो उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत के अंदर सिविल सर्विस आंदोलन चलाया और इसी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत के अंदर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में पीछे बताएं दोस्तों, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहते हैं। इसी के विरोध में आंदोलन चलाया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। साथ साथ में इलबर्ट बिल से संबंधित भी आंदोलन चलाया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। आगे बात करते हैं फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छठे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था फिरोज शाह मेहता, और ये पेशे से एक वकील थे। मुंबई के एक बहुत बड़े वकील थे फिरोज शाह मेहता, और इसी फिरोज शाह मेहता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छठे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और ये अधिवेशन कोलकाता के अंदर हुआ था। फिरोज शाह मेहता की बात करें तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा का पत्रिका एक निकाला था, जिसका नाम है बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका का संपादन किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। फिरोज शाह मेहता को मुंबई का जननायक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह मेहता को मुंबई का जननायक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने ये कुछ प्रमुख उदारवादी नेता से संबंधित प्रमुख जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, एनसीईआरटी का ये निचोड़ था, हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए, और हमें उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों को प्रश्न निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक अगर आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहां तक हो सके ये फैलाइए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट
मिल सके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।